Welcome to Urology Unplugged, where we dive deep into the world of urology and kidney health. I'm your host Isha, and today we have a special guest, Dr. Sunit Prakash Tiwari, the most renowned kidney specialist in Lucknow. Dr. Tiwari, welcome to our podcast. Hello, and thanks for having me. Let's start the topic. शुरू करेंगे यूरिनरी सिम्टम्स के साथ. डॉक्टर, इश्यूज तो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि कब हेल्प लेनी चाहिए. ऐसे क्या यूरिनरी कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं ईशा में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यूरिनरी सिम्टम्स किसी भी एज में हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये लगता है कि प्रोस्टेट ओल्ड एज में होता है, तो ओल्ड एज में ही प्रोस्टेट या यूरिन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये यंग पॉपुलेशन में भी होती है. जैसे प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर BPH जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे, तो उसमें जो सिम्टम्स सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि बार बार पेशाब का आना. पेशाब जब आएगी तो अर्जेंसी होगी, यानी कि आपको पेशाब रोकने में समस्या आएगी, आपको तुरंत वॉशरूम जाने के लिए अर्ज आएगी. तीसरा सिम्टम है आपकी जो पेशाब है उसकी धार कमज़ोर हो जाएगी. आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी पेशाब करके आए हैं, यूरिन पास करके आए हैं, लेकिन आपको फिर से वो अर्ज आएगी कि आपको यूरिन ठीक से पास नहीं हुआ है. तीसरा सिम्टम जो अलार्मिंग सिम्टम है वो है ब्लड आना. यूरिन में ब्लड आना एक वन ऑफ द सिम्टम्स हैं जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. वैसे तो किसी भी यूरिनरी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे अगर समस्या बढ़ती है तो किसी न किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए. डॉक्टर, बात करेंगे प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में. प्रोस्टेट क्या है और कहाँ होता है? तो प्रोस्टेट पुरुषों में पाई जाने वाली एक ग्रंथि या ग्लैंड है जो ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है, और उसके थ्रू आपका पेशाब का रास्ता या यूरेथ्रा पास करता है. यंग एज में जनरली वो बहुत छोटे होती है, तो पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है. पर जैसे जैसे एज बढ़ता है तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से भी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, या फिर कैंसरस कंडीशन में आने के बाद भी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है और ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. डॉक्टर तिवारी, आपसे जानना चाहूँगी कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है? प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली कैंसर किसी भी जगह का कैंसर इस अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है. तो प्रोस्टेट के सेल्स अगर अबनॉर्मली ग्रो कर जाएं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज या प्रोस्टेट में कोई नोड्यूल बन जाए, तो इस कंडीशन को हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं. डॉक्टर, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर को? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने का एक तरीका है कि जब आप पेशेंट सिम्टम लेके हमारे पास आता है तो हम उसको सबसे पहले उसके सिम्टम्स के बेसिस पे उसको असेस करते हैं, और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करते हैं. एग्जामिनेशन में हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, आप फिंगर से हम प्रोस्टेट को पैल्पेट करते हैं, उसकी फील को असेस करते हैं. जनरली जब कैंसरस कंडीशन होती है तो प्रोस्टेट हार्ड हो जाता है या फिर उसमें कोई नोड्यूल मिलता है, तो उस बेसिस पे हम फिर आगे फर्दर वर्कअप करते हैं. उसमें हम ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको सीरम PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं इसको. उसके बेसिस पे हम आगे का फर्दर वर्कअप डिसाइड करते हैं कि आगे जाकर हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक MRI होता है. तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम प्रोस्टेट के कैंसर को डायग्नोस करते हैं और उसकी स्टेजिंग भी करते हैं. ओके डॉक्टर, जानना चाहूँगी क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए? प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के बाद जब प्रोस्टेट कैंसर अगर लोकलाइज्ड है, यानी कि सिर्फ प्रोस्टेट में ही कैंसर है, तो उसका बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि आजकल रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमीज होती हैं. प्रोस्टेट निकाला जाता है पूरी तरह से, जिसको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी बोलते हैं. वो ओपन, रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक तीनों माध्यम से होती है. इसके अलावा अगर हम अदर मोडेलिटीज़ को देखें तो रेडियोथेरेपी होती है, उसमें हार्मोनल थेरेपीज होती हैं. लेकिन लोकलाइज्ड कैंसर में द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू गेट रिड ऑफ दैट कैंसर, और प्रोस्टेट निकलवा लेना चाहिए. और बेस्ड ऑन स्टेजिंग ऑफ द कैंसर, अगर मेटास्टेटिक है प्रोस्टेट, अगर फैला हुआ है कैंसर, तो उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. जनरली हम पेशेंट को 10 साल से ऊपर 15 साल तक भी सर्वाइव करा सकते हैं विदाउट सर्जरी ऑन बेसिस ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी. तो ऐसा कई बार मैंने सुना है कि विदाउट सर्जरी कभी रिवर्स नहीं होता है प्रोस्टेट, तो ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि कैंसर को क्योर किया जा सके लोकलाइज स्टेज में भी और मेटास्टेटिक स्टेज में भी. हालांकि क्योर मेटास्टेटिक स्टेज में नहीं कर सकते, लोकलाइज स्टेज में ही कर सकते हैं, बट हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद गुड ट्रीटमेंट.
डॉक्टर क्या इन ट्रीटमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे सर्जरी का साइड इफेक्ट मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सर्जरी के बाद कि आपका यूरिन लीक हो सकता है, जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। पर ये इनकॉन्टिनेंस टेम्परेरी होता है, कुछ एक साल के अंदर सर्जरी के 90% ऑफ द पेशेंट, 95% ऑफ द पेशेंट यूरिनरी कॉन्टिनेंट यानी कि ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा सिम्टम है सेक्सुअल सिम्टम्स। अगर उस एज में पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहता है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस सर्जरी के बाद आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, अदरवाइज सर्जरी के जो अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये सारे हो सकते हैं। डॉक्टर PSA टेस्ट क्या है? PSA जैसा मैंने बताया कि एक ब्लड से लिया जाने वाला प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है जो प्रोस्टेटिक कैंसर का एक मार्कर है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि सारी प्रोस्टेट जब PSA बढ़ जाता है तो क्या प्रोस्टेट कैंसर होना तय है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बिनाइन कंडीशंस में भी PSA बढ़ जाता है, मरीज घबरा के हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को असेस करते हैं क्या इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया है या फिर बहुत प्रोलॉन्ग साइकिलिंग की वजह से भी PSA बढ़ जाता है, या फिर आप को किसी ने कैथेटर डाला है या फिर आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हुआ है। इन सब कंडीशंस में PSA बढ़ जाता है जो कैंसरस नहीं होता। डॉक्टर कितने टाइप्स की सर्जरीज अवेलेबल हैं मेन के प्रोस्टेट कैंसर के लिए? टाइप ऑफ सर्जरीज तो एक ही है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। उसको करने के तरीके 3 तरीके से की जा सकती हैं। एक तो पूरा चीरा दे के पेट में चीरा दिया और प्रोस्टेट को निकाल दिया। दूसरा है लेप्रोस्कोपिक मेथड। लेप्रोस्कोपी में जो रॉड्स होती हैं आप डाली जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, और एक कैमरा होता है, उसके थ्रू हम प्रोस्टेट को जाके डिसेक्ट करके निकालते हैं। तीसरा तरीका है रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी, जो कि आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, इंडिया में भी, विदेशों में बहुत पहले से प्रचलित है। और रोबोटिक का फ़ायदा ये है कि उसमें आर्म्स जो होती हैं उसको सर्जन ही ऑपरेट करते हैं, कंसोल पे बैठ के। सर्जन जो है वो पेशेंट साइड पे नहीं होता है, पेशेंट टेबल के पास नहीं होता है, उसका कंसोल अलग होता है, वहाँ पे बैठ के वो उस रोबोट को कंट्रोल करता है, उसके आर्म्स को कंट्रोल करता है, और असिस्टेंट पेशेंट के टेबल पे होते हैं। तो इस तरह से वो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू एक बेहतर प्रिसीजन के साथ रोबोट की सर्जरी की जा सकती है। तो 3 टाइप हो गए, ओपन, लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमीज। ये 3 मोडालिटीज़ हैं सर्जरीज की। ओके डॉक्टर, तो इसके साथ हमें ये भी बताएं कि किस तरह के फॉलोअप ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? फॉलोअप में हम जनरली PSA का लेवल चेक करते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, उसके कॉम्प्लिकेशन के बाद हमने पेशेंट को असेस कर लिया कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके बाद हम एक सीरम PSA टेस्ट करते हैं, 3 मंथली करते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में फॉर 1 ईयर। उसके बाद हम देखते हैं कि PSA लेवल एकदम बेसिक डाउन पे चला गया है नहीं, यानी कि पूरी तरह से कैंसर बाहर है। उसके बाद हम PSA से ही असेस करते रहते हैं। पेशेंट आता है हमारा, PSA लेवल चेक करते रहते हैं। जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर PSA लेवल राइज करता है तो फिर हम फर्दर वर्कअप करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, देखते हैं कि कहीं और कैंसर तो नहीं है या फिर कोई रिकरेंस तो नहीं हो रही है। तो ये एक बेसिक फॉलोअप आइडिया होता है, फॉलोअप प्रोटोकॉल बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से हम PSA के थ्रू पेशेंट को फॉलोअप करते हैं। जो भी अगर किसी को भी कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो उन्हें फॉलोअप ट्रीटमेंट फॉलोअप ट्रीटमेंट देखिए ऐसा है कि यूरिनरी सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी या प्रोस्टेटेक्टमी के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैडर से रिलेटेड भी हो सकते हैं सिम्टम्स। तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा कंसर्न ये होता है कि हम प्रोस्टेट कैंसर को असेस करें कि अगर प्रोस्टेट कैंसर वापस आ रहा है तो हम उसको जल्दी असेस कर पाएँ, और उसके बाद अगर प्रोस्टेट कैंसर वापस आता है तो उस ऑर्गन, अगर ऑर्गन के पास है, प्रोस्टेट के पास है, लिम्फ नोड में आ रहा है या फिर कहीं पे भी आ रहा है, तो उसका लोकलाइज ट्रीटमेंट होता है, जिसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी बोल सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। और अगर मेटास्टेटिक हो जाता है आफ्टर सम टाइम, अगर बोल्स में चला जाता है, तो फिर उसके लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपीज होती हैं, जो कि बहुत हद तक बहुत असरदार ट्रीटमेंट है इसका। डॉक्टर, कैन अ मैन सर्वाइव प्रोस्टेट कैंसर? डेफिनेटली ही कैन सर्वाइव प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत एडवांस्ड है, चाहे वो सर्जरीज हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो हार्मोनल या कीमोथेरेपी हो। सारी ही मोडालिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल है। और प्रोस्टेट कैंसर के बाद बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं। इवन मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो बहुत सुपर सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, वो लोग भी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी करा के आज वो ऑपरेट भी कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
तो आई डेफिनेटली कैन से कि प्रोस्टेट कैंसर को आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स। ओके डॉक्टर, कुछ मिथ्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहला मिथ है कि सिर्फ ओल्डर मैन में ही प्रोस्टेट कैंसर पाए जाते हैं। ओल्डर मैन अगर हम बोले तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओल्डर मैन में मिले, लेकिन यंग एज यानी कि रिलेटिवली यंगर एज यानी कि 50 साल के ऊपर भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और उस एज में प्रोस्टेट कैंसर होना एक एग्रेसिव कैंसर होने के संकेत को भी दर्शाता है कि अगर 50 साल के एज में अगर प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है तो वो अग्रेसिव कैंसर होगा। तो इसीलिए किसी भी एज में यानी 50 साल के बाद अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट से मिलके अपना प्रोस्टेट कैंसर का पूरा वर्कअप करा लीजिए, और बिकॉज उस एज में अगर कैंसर होगा तो वो अग्रेसिव होगा। ओल्डर एज में जो कैंसर्स होते हैं जनरली वो इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, और वो जनरली नॉन एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। नेक्स्ट मिथ मैं यही आपसे क्लियर करने वाली थी कि क्या सारे ही प्रोस्टेट कैंसर एग्रेसिव होते हैं? नहीं, सारे प्रोस्टेट कैंसर एग्रेसिव नहीं होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का एक टाइप है जो बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो प्लीओमार्फिक बोलते हैं उसको, लेकिन वो सिर्फ 5% पेशेंट में होता है। 95% पेशेंट्स में जो होता है उसमें ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, और अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए कैंसर तो पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है पेशेंट को। थर्ड वन इज हाई PSA मीन्स प्रोस्टेट कैंसर। अगर बोलें कि हाई PSA आ गया तो प्रोस्टेट कैंसर ही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोस्टेट PSA बढ़ने का संकेत सिर्फ कैंसर को नहीं दर्शाता है, बहुत सारे बिनाइन कंडीशन यानी कि नॉन कैंसरस कंडीशन में भी ये बढ़ सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, आपने बहुत आप राइडिंग करते हो, बाइसाइकिल बहुत चलाते हो या फिर बाइक बहुत चलाते हो, आपको कैथेटर डाला गया है रिसेंटली, या फिर आपकी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया गया है, तो ये सारी कंडीशंस में प्रोस्टेट PSA बढ़ना एक बिनाइन कंडीशन की तरफ दर्शाता है। और सीरम PSA की वैल्यू को एक एक्सपर्ट की मदद से आप इंटरप्रेट करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, एक और मिथ है कि हमेशा ही पुरुष वर्ग को PSA टेस्ट कराते रहना चाहिए। सारे पुरुष को नहीं, आप अगर 50 साल के ऊपर हैं और आपको यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि सिम्टम बेस्ड स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सारे पॉपुलेशन को उठा लिया 50 साल के और सबका PSA स्क्रीनिंग कर दिया, ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको यूरिनरी सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो आप PSA स्क्रीनिंग किसी एक्सपर्ट की मदद से करा सकते हैं, और यही सही तरीका होता है PSA कराने का। डॉक्टर, एक और मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, यू कांट प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर। किसी भी कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, जैसे कि फैमिलियल बैकग्राउंड, या फिर आपकी रेस, आप किस एथनिसिटी से हो, या फिर आपकी जेनेटिक कॉजेस, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपका लाइफस्टाइल। आप एक्टिव लाइफस्टाइल जीजिए, या फिर आप कार्डियो करिए, हैवी वेट ट्रेनिंग करिए, या फिर हेल्दी फूड हैबिट रखिए। बाहर का खाना बार बार अनहेल्दी फूड हैबिट्स होती हैं, इन सब को अवॉइड करके आप किसी भी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रोस्टेट कैंसर को भी ये सारी अच्छी हैबिट से प्रिवेंट कर सकते हो। तो अपने हाथ वाला काम तो आप कर ही सकते हो प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। डॉक्टर, मैं यही नेक्स्ट कहने वाली थी आपसे कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस, मॉडिफिकेशंस होने चाहिए जो कि हमारे प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन रखे? प्रोस्टेट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बेसिकली अच्छा लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हो तो ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स या प्रोस्टेट कैंसर को भी इंक्रीज़ करता है। दूसरा चीज़ है कि आप अगर एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइज करना, अपनी कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करके रखिए अपनी लाइफस्टाइल में, तो इस तरह से अगर आप बॉडी वेट को बैलेंस करके रखेंगे तो भी प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावना कम रहेगी। और तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट हेल्थ या प्रोस्टेट के सिम्टम्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करिए। आप किसी एक्सपर्ट की मदद से, आजकल यूरोलॉजिस्ट आपके शहर में अवेलेबल हैं और एक फ़ोन कॉल दूर पे अवेलेबल हैं, बस आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी भी यूरोलॉजिस्ट से। तो कंसल्ट करके आप बेसिक अपना वर्कअप करा लीजिए और निश्चिंत हो जाइए 1-1.5 साल के लिए। और एक और बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि लोग सीरम PSA खुद से कराते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली कराने लगते हैं, हर महीने कराने लगते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। सीरम PSA का टेस्ट सिर्फ साल में एक बार या 2 साल में एक बार कराना चाहिए विद हेल्प ऑफ योर एक्सपर्ट। तो ये सारे मैसेज के साथ मैं यही कहना चाहूँगा
कि प्रोस्टेट हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदेशों में इस पर बहुत रिसर्चेस हो रही हैं, इंडिया में भी बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। प्रोस्टेट कैंसर एक पुरुषों में पाया जाने वाला बहुत कॉमन कैंसर है और इसको इजीली प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। Dr. Tiwari, thank you so much for sharing your insights today with us. Thanks for having me. यूरोलॉजी अनप्लग्ड पर आज इतना ही। यूरोलॉजिक हेल्थ एंड ट्रीटमेंट इनोवेशंस के अत्यधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।